हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्लास 10th का मैथ। और बच्चों, इसके पीछे का अगर प्रश्न आप नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के और पीछे के पूरा प्रश्नावली को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि 3.4, 3.3, 3.2, 3.1। तो बच्चों, अगर पीछे देख लेते हैं तो फिर ये प्रश्नावली और अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे तो ये प्रश्नावली अलग मेथड से है और इस मेथड का नाम है वज्र गुणन विधि। तो इसमें जो भी जिक्र होगा वज्र गुणन विधि के बारे में अधिकतर जिक्र होगा, तो हम इसे सीखते हैं। वज्र गुणन विधि होता क्या है? तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है कि इसमें जो हमारा मान होता है वह समीकरण जो होता है वो कैसा होता है? ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 इसके रूप में होता है। और ये हमारा चैप्टर का नाम है रैखिक युग्म समीकरण। तो ये हमारा पहला समीकरण होगा, तो दूसरा समीकरण भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों जो मान हो जाएगा वह 1 1 हो जाएगा, सब a1 b1 और c1। इसी प्रकार से दूसरा क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तुम प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, उससे कोई मतलब हमारी नहीं रहेगी। और बच्चों, हमें क्या करना है? इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, समीकरण देगा और उसे हमें क्या करना है? वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। तो इसके लिए चलो देखो, बहुत बच्चे बोलते हैं कि भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। याद रहेगा, देखो कैसे। पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं a, फिर लिखेंगे b और फिर इसके पहले आ जाएंगे, फिर b लिखेंगे और बीच में कर देंगे c। देखो कैसे फार्मूला हम लोग बनाते हैं वज्र गुणन विधि का। और देखो, फिर यही प्रक्रिया जो ये लिख लिए हो, फिर नीचे इसके एक बार और लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण है, यानी सॉरी दो समीकरण है, युग्म है, तो हमें दो मान यहाँ पे रखना होगा। तो देखो क्या होगा, एक और हो जाएगा b, फिर लिख लो c और फिर लिखो a और फिर लिख लो क्या चीज? b। और देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पहले वाले में सबको 1 1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1 1। और अंत तक वीडियो में बने रहो, इसका दूसरा फॉर्मूला शॉर्ट में बताएंगे जो तुम लोग भूलोगे नहीं, याद रहेगा। तो पहले फार्मूला बना लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और इसको भी क्या कर दो 2, क्योंकि दो समीकरण है तो फर्स्ट और सेकंड होगा। और बच्चों देखो, इन दोनों के बीच में लिख लो x, इन दोनों के बीच में लिखो y और इन दोनों के बीच में लिख दो 1। और देखो यहाँ से हमारा फार्मूला बनना चालू हो गया। देखो कैसे, पहले हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तीर चलाएंगे और ये ऊपर x है तो ऊपर x लिख लेंगे, ऐसे बटा का चिन्ह लगा लेंगे। और देखो बच्चों क्या करेंगे, b1 है तो यहाँ पे लिख लो b1 और लिख लो फिर c2। फिर जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे बच्चों तो यह मान घटने लगता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे b2 और क्या है बोलो, c1 है। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में बराबर लगा लो, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, बराबर होगा। अब देखो y है तो y लिख लो और देखो क्या करो, इसमें इससे गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा c1, फिर हो जाएगा a2 और माइनस, क्योंकि नीचे से फिर ऊपर जाना है ना, माइनस लगाना पड़ेगा, फिर हो जाएगा c2 और होगा a1। और बच्चों यहाँ से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो फिर यह ऊपर 1 है तो 1 लिख लो और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a1 में b2 से गुणा होगा इस बार, तो ये हो जाएगा a1 b2। फिर नीचे से अगर ऊपर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में a2 और क्या होगा b1। इस तरह से हमारा यह रहा वज्र गुणन का सूत्र। यह हमारा क्या, कौन सा सूत्र रहा? वज्र गुणन का सूत्र। और देखो बच्चों, इसको याद रखने का सबसे तरीका ये अच्छा है कि हमें बस याद रखना है 12 और 21 और कुछ याद नहीं रखना है। देखो 12 है 21 है,
12 है 21 है, 12 है 21 है। दूसरी बात देखो बच्चों, ये हम भूल जाते हैं कि आखिर में ये कौन सा नंबर है। कोई दिक्कत नहीं, देखो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे सर्किल, इस पे रख लेते हैं A B और यहाँ पे कर देते हैं C। देखो आराम से कैसे समझ में आएगा। हमें देखो हमेशा जो होता है छोटा आदमी वो बेबी ही होता है, बच्चा होता है। तो ये देखो कि हमेशा हमें पहले कहाँ से चलना है, B से चलना है। तो देखो B से स्टार्ट करोगे तो B से कहाँ गया है, देख रहे हो इस पे B से C तक, तो B से C तक चलो। तो अब देखो यहाँ पे चल दोगे और x लिख लो। और देखो क्या करना है तुम्हें, एक बार और बता रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए। देखो दूसरे तरीके से, या x लिख लो, ऊपर x का मान निकलना है तो, और ऐसे गोला बना लो, तुम्हें सूत्र तुरंत याद हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, देखो B से C तक, क्योंकि पहले B से C तक चलेंगे तो यहाँ पे लिख लो BC, फिर लिख लो BC दोनों जगह। फिर अभी हम बोले हैं कि तुम्हें याद रख लेना है 12 और 21, यहाँ पे लिख दो 12 और यहाँ पे लिख दो 21। समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे देखो CA चलना है, मतलब बच्चों फिर हमें चलना है आगे की तरफ, देख रहे हो। तो C से A की तरफ चलना है। तो अब बताओ कि यहाँ पे बराबर लिख लो, y लिख लो, और C से A की तरफ चलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा C, फिर होगा A, फिर होगा C, फिर होगा A, और वही लिख दो 12 और 21। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21, और बराबर अचर पद वाला देखो एक है, और इसके भी नीचे बच्चों यही काम करना है हमें। देखो क्या चीज हम क्या बोले हैं भाई, देखो A से B, अब कहाँ चलना है, A से B की तरफ चलना है। तो लिख लो AB, फिर लिख लो माइनस A और B, और सबके बीच में माइनस लगाना। देखो यहाँ पे भी माइनस लगा लो, यहाँ पे भी माइनस लगा लो। समझ में आ रहा है। और तुम्हें 12 21 तो याद ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 21। और बच्चों अगर भूल जा रहे हो ना, तो इसे तुम अपने मोबाइल में क्या कर लो, पासवर्ड डाल दो अनलॉक का 12 21। 2-4 दिन वैसे ही छोड़ दो, याद हो जाएगा फार्मूला वज्र बेहाया विधि, सॉरी वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सूत्र क्या हो गया, बोलो कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आ जाएगा। तो 2 मेथड बताए आपको, मन करे ये सीख लो या मन करे तो ये सर्किल बना करके सीख लो। तो चलो बच्चों अब कर लेते हैं इसमें का न्यूमेरिकल पहला, और ये देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल में। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3.5 का अगर नोट करना है तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बच्चों अगर समझ में आए वीडियो या पूरा या फार्मूला समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और खुद नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। अब देखिए बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। किसका एक क्या है बच्चों, अद्वितीय हल है। फिर कह रहा है किसका कोई हल नहीं है, और फिर कह रहा है कि या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। फिर कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को हम पीछे यानी कि 3.2 में या 3.3 में 3.2 में इसके लिए हम आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं कि अद्वितीय हल कब होता है, और 3.2 नहीं 3.1 में 3.1 में ही है कि अद्वितीय हल कब होता है, और सॉरी 3.1 नहीं 3.2 ही है। देखो इसमें अद्वितीय हल कब होता है, तो इसके लिए एक फार्मूला हमें यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, ये भी देख लो। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, इसमें 3 फॉर्मूले हैं। कितने हैं बच्चों, 3 हैं। देखो पहला है A1 बटा में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2 इज इक्वल टू C1 बटा में क्या होगा, C2। इस स्थिति में बच्चों इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, केवल एक हल। इस स्थिति में केवल एक हल होगा। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल को पहले चेक करेंगे। दूसरे नंबर देखो क्या है, दूसरा नंबर में है इसमें, और इसी को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। समझ में आ रहा है। चलो इसको कर देते हैं रफ, इधर वाले फॉर्मूले को। देखो बच्चों इसे कहते हैं अद्वितीय हल,
मतलब अगर इतना को फॉलो करेगा तो द्वितीय हल होगा। और दूसरा देखो क्या होता है, यह होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। और इस प्रकार से बच्चों अगर रहता है तो इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा बच्चों? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से। और देखो क्यों हल होगा, क्यों ऐसा हल नहीं होगा, ये सब हम बताएंगे अभी। अब देखो तीसरा जो फॉर्मूला है बच्चों वह होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। और यहां पे देखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू। और इस स्थिति में क्या होता है कि यह समांतर भी होता है और यहाँ पे हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो बच्चों देखो ये क्यों ऐसा होता है, मैं ये आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अगर ये समझ गए तो आपका 100 में 100 नंबर लाना आसान हो जाएगा। मतलब अभी कितना है भाई, 70 नंबर का है, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो प्रैक्टिकल का भी नंबर कहाँ से आ रहा है, सीखोगे तभी तो आएगा। तो देखो बच्चों इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखो यह केवल एक हल कब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक हल होगा तो यह क्या होगा भाई, यह जो हो जाएगी प्रतिच्छेदित रेखा होगी। माने इतना होगा तो प्रतिच्छेदित, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, एक बिंदु पर काटेंगी। तो जब एक बिंदु पर काटेंगी तो केवल कितना हल होगा, एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल, केवल एक हल। और बच्चों इस स्थिति में रेखा जो होती है वह कैसा होती है, समपाती होती है। असमपाती का मतलब होता है कि एक रेखा ये है, इसी पर एक और रेखा खींच दी जाए, L और M रेखाएं, तो यह जो है कई जगह बिंदु पर काट रही है कि नहीं काट रही है, बोलो। तो इसके लिए इसका अपरिमित रूप से कितना हल होगा, अनेक हल होगा। बच्चों समझ में आ रहा है। और देखो जब कोई हल नहीं होगा इस स्थिति में क्या होता है कि यह रेखाएं समांतर होती हैं, यानी कि L और M रेखाएं कैसी होंगी, समांतर हो जाएंगी। तो L और M समांतर जब होंगी बच्चों तो कहीं पर एक दूसरे को नहीं काट रही है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों अब हम लोग कर लेते हैं इसमें का पहला क्वेश्चन। तो यह जो बेसिक बताए हैं इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं। और इस विधि से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है वह है, पहला देखो पहला जो प्रश्न है बच्चों, यह प्रश्न है x माइनस 3y और माइनस दिया हुआ है 3 और बराबर में 0। और इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। समझ में आ रहा है। और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है बच्चों वह 3x माइनस 9y और माइनस 2 है और बराबर में 0। और इस तरह से समीकरण है हमारा दूसरा। अब कह रहा है कि पहले इसे चेक करो कि अद्वितीय है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो इसको हम पहले चेक करेंगे। तो देखो इसके सामने कुछ भी नहीं है तो यह होगा a1 का वैल्यू 1, कुछ भी नहीं रहता तो 1 ले लिया जाता है। और b1 का जो वैल्यू है बच्चों वह देखो कितना है, माइनस का 3 है। और c1 का जो वैल्यू है बच्चों वह क्या है, माइनस का 3 है। इसी तरह से इसमें करोगे तो यह a1 a2 का जो वैल्यू होगा बच्चों वह होगा 3 और b2 का जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और c2 का जो वैल्यू होगा बच्चों क्या होगा, माइनस 2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। और देखो अब यहां से चेक करेंगे तो ये फार्मूला हमारा कहता है कि a1 बटा में a2 रखो, b1 बटा में b2 रखो और c1 बटा में c2 रखो। हम पहले नॉट इक्वल टू किसी में भी नहीं रखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे करेंगे तो a1 का वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 हो गया। अब बटा है a2 का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 लिख लो, बराबर b1 का जो वैल्यू है माइनस का 3 है और b2 का जो वैल्यू है बच्चों माइनस का 9 है। और c1 का जो वैल्यू है बच्चों वह माइनस का 3 है और c2 का जो वैल्यू है वह माइनस का 2 है। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल और 3 का में 3 और तिथिरी के
9। तो ये हो गया बच्चों 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 3/2। अब बताओ कौन सा बराबर नहीं है, या पहला दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दो, और जब नॉट इक्वल टू लगाओगे तो देखो इसे मैच कराओ, तो देखो कौन सा इसमें आ रहा है, तीसरा नंबर आ रहा है। देखो इसमें ये वाला दोनों, देखो ये वाला दोनों फॉलो कर रहा है। तो जब इस प्रकार से हो गया तो इसका क्या है उत्तर, कोई हल नहीं है। तो इसका लिख दोगे आंसर में कि कोई हल नहीं है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया? तो बच्चों यही फार्मूला तुम्हें फॉलो करना है, और इसे कर देते हैं रफ फार्मूले को, और दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नोट करना है तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बच्चों देख लेते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन। पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों उसे हम लोग देख लें, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का y और बराबर में बच्चों दिया है 5। और देखो इसे हम क्या कर लेते हैं, 2x प्लस y, या प्लस में 5 है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5, और इधर बच गया लड्डू, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण इसका देखो क्या दिया हुआ है, 3x और फिर है प्लस 2y बराबर 8। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, वह प्लस में है, इधर लेके आ जाओ, -8 बराबर क्या होगा 0। और इस तरह से समीकरण हो गया 2। और बच्चों हमें क्या कर लेना है, a1 b1 ले लेना है। तो देखो a1 में मान लोगे तो ये 2 आ गया, a2 में b1 में मान लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और बच्चों c1 में लोगे तो माइनस का क्या है 5 मिला। इसी तरह से इसमें करोगे तो a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 2, और c2 का जो वैल्यू होगा बच्चों माइनस का 8 होगा। समझ में आ रहा है? पहले हमें इसे चेक करना है, फॉर्मूला लिख लो, a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2। और बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें अब मान रखेंगे। तो देखो a1 का वैल्यू है 2 रखो, a2 का वैल्यू है 3 रख लो, इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, और b2 का वैल्यू जो है कितना है 2 है, और c1 का जो वैल्यू है वह माइनस का 5 है, और यह जो मान है वह -8 है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चों पहला ही ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसके मतलब इसका अद्वितीय हल है, मतलब कम से कम एक हल है। तो लिख लेंगे इसके आंसर में कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और बच्चों यही प्रश्न कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल होगा तो वज्र गुणन विधि से इसे क्या कर लेना है, हल कर लेना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसे हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो यहाँ पे तो देखो यह x लिख लो, और बटा ये देखो b1 रहेगा तुम्हें, तो देखो b1 कितना है इसमें देख लो, b1 है 1 लिखो, और गुणे यहाँ पे c2 चाहिए, और c2 का वैल्यू माइनस का 8 है, -8 लिख लो, और माइनस है फिर b2 है, और b2 का वैल्यू 2 है, और गुणे और देखो क्या है c1 है, और c1 का वैल्यू माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिख लो, और बराबर देखो यहाँ पे क्या है y लिखो, और बटा में देखो क्या लिखो c1, और c1 का जो वैल्यू है माइनस का क्या है बच्चों 5 है, और गुणे a2, और a2 का जो वैल्यू है 3 है, और माइनस है बीच में, और फिर लिखना है तुम्हें c2, और c2 का वैल्यू कितना है माइनस का 8 है, और गुणे यहाँ पे a1 है, और a1 का वैल्यू क्या है 2 है, और बराबर बच्चों यह 1 वाला मान रख लो। हाँ तो बच्चों आपको समय बचाने के लिए जो है हम क्या किए यहाँ पे डायरेक्ट पहले सॉल्व कर लिए हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे, बस इसको हम समझा रहे हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो मान है वह मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यह x है, ऊपर x लिख लो, और देखो क्या है b1 है, और b1 का वैल्यू देखो कितना है 1 है, 1 रख लो, और c2 का वैल्यू जो है वह क्या है भाई -8 है, -8 रख लिए। अब देखो फिर माइनस है फार्मूले का, और b2 है, और b2 का जो वैल्यू है कितना है बच्चों, b2 का वैल्यू वह है 2 रख लिए, फिर c1 वैल्यू है c1, और c1 का वैल्यू है -5 रख देंगे। और देखो इसको बात नहीं, इसको हम करेंगे तो यहाँ पे c1 है, तो यहाँ पे c1, और c1 का वैल्यू -5 है, और a2 है, और a2 का वैल्यू कितना है बच्चों, a2 का जो वैल्यू है वह 2 है,
A2 का वैल्यू जो है वो 3 है, 3 रख देंगे और यहाँ पे माइनस है, माइनस रखेंगे, C2 है, C2 का मान देखो कितना है, -8 है, -8 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे बच्चों तो यह है A1 और A1 का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 रख देंगे। और यहाँ पे आएंगे तो देखो A1 और A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2। और B2 का जो वैल्यू है बच्चों वो अभी 2 है, 2 रख देंगे। यहाँ पे माइनस है, माइनस रखेंगे फार्मूले का। और यहाँ पे करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 और A2 का जो वैल्यू है वह है यहाँ पे 3 और B1 का जो वैल्यू है वह कितना है बच्चों, यहाँ पे है B1 का वैल्यू, वह B1 का वैल्यू जो है 1 है, 1 रख देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में 1 से करेंगे तो -8 हो जाएगा और इसको करेंगे तो माइनस प्लस हो गया और फिर 5 दूनी के 10 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 15 होगा और ये माइनस हो जाएगा, इसको करेंगे 8 दूनी के 16 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसको करेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये 3 का में 3 हो जाएगा। और इसको बच्चों करेंगे तो 10 में से 8 घट जाएगा, माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे 16 में से 15 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 4 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें x का मान निकालना है तो x वाले को और ये लास्ट वाले को यानी कि अचर पद को एक समान करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो x बटा में 2 रखे हैं और 1 बटा में 1। अब तिर्यक गुणा करोगे, क्रॉस काटे नहीं है, तिर्यक गुणा किया गया है, तो x में 1 से गुणा करोगे तो x आएगा और 2 में 1 से गुणा करोगे तो 2 आएगा। तो यही क्या होगा, तुम्हारा x का मान हो गया। अब y का मान निकालना है तो क्या करोगे तुम, y बटा में 1 है, y बटा में 1 है, इधर 1 बटा में 1 है, तो यहाँ से तिर्यक गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, y बराबर 1 आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि कल करेंगे इसके आगे का प्रश्न। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुद चैनल। तो बच्चों देख लेते हैं इसमें जो प्रश्न है हम लोग का पहला, और पहले का जो ऑप्शन है बच्चों दूसरा नंबर, वह हम लोग तीसरा नंबर, क्योंकि दूसरे तक तो बता चुके हैं इसके पीछे के वीडियो में और बेसिक भी बता चुके हैं। अब हम लोग करेंगे इसमें का तीसरा ऑप्शन। तो तीसरे ऑप्शन में देखो ये है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y और बराबर बच्चों बराबर में है 20 है। और हमें इसे करना है किस विधि से, तो देखो ऊपर दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है। तो ये आपको देखना है कि किसका कोई हल नहीं है, किसका अद्वितीय मतलब कि कम से कम एक हल है और किसका अनेक रूप से अपरिमित हल है, ये चेक करना है। तो जो कि यह चेक होगा आपको हम बताए थे संगत, असंगत और समांतर वाले फार्मूले से। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y और माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा 0। आ जाइए अंदर। तो बच्चों इसको करेंगे तो देखो ये हो गया हमारा, इस प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन हो गया पहला। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन हम देखेंगे। वह दूसरा इक्वेशन में देखो क्या दिया हुआ है, यह है 6x और माइनस में है 10y और इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है 40। ओके, और देखो यह प्लस में हमारा उधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस का 40 इक्वल टू 0। इस तरह से समीकरण हो जाएगा 2। तो बच्चों इसे हल करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि यह इसका जो हल है वह अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक रूप से अपरिमित हल है। तो इसके लिए आपको हम फार्मूला बता चुके थे, लेकिन फिर भी हम फार्मूला बता रहे हैं। देखिए अगर इसका एक हल होगा, एक हल होगा, तो इसका जो फार्मूला होगा बच्चों वह हो जाएगा a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा c1 बाई c2। एक हल के लिए इसी को कहते हैं अद्वितीय हल, ध्यान से समझिए। और अगर इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका फार्मूला बच्चों हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। लेकिन यहाँ पे हो जाता है नॉट इक्वल टू, जब कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, इसका भी बताएंगे। और आगे देखो, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, तो बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इसका फार्मूला हो जाता है a1 बटा में
A2 इक्वल टू B1 बटा में B2 इक्वल टू C1 बटा में C2, ये होता है। और देखो ये क्यों ऐसा होता है ये हम आपको समझाना चाहते हैं। देखो अगर एक हल होगा बच्चों तो यहां से इस रेखा का एक और सूत्र बनता है, और इस बच्चों लाइट कट चुकी थी, चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहां पे देखो जब एक हल होगा तो एक हल आखिर क्यों होगा, यह होता है प्रतिच्छेदित का मतलब। देखो यह होता है, यह 1 1 जो लगा है वह पहले समीकरण के जैसा होता है समीकरण, और नीचे 2 2 जो लगा है वह दूसरे समीकरण का होता है। तो यहाँ पे अगर एक रेखा जा रही है तो इसको दूसरी रेखा काटेगी तो यह एक ही बिंदु पर काटेगा। जब एक बिंदु पर काटेगा बच्चों तो यहाँ से जो मान होगा वह x का भी केवल 1 होगा और y का भी क्या होगा 1 होगा। और बच्चों यहाँ पे दूसरा वाला देखें, ये वाला, तो देखो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक रेखा है और इसी के समांतर अगर दूसरी रेखा खींच दी जाए तो यह रेखाएं कहीं पे काटेंगी नहीं, क्योंकि यह क्या है कि जितना यहाँ पे इसके बीच की दूरी है उतना ही यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब यह लाइन दोनों एक दूसरे को और कहीं पे काटेगी नहीं, और जब नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा। इसलिए इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, अर्थात समांतर रेखा प्राप्त होगा। और बच्चों इसको देखेंगे तो अनेक रूप से अपरिमित हल इसलिए होगा क्योंकि यह जो रेखाएं हैं देख रहे हो तीनों बराबर है। मतलब एक रेखा अगर इस तरह से जा रही है, यह L रेखा है, और M रेखा भी सेम इसी पर जाए, समझ में आ रहा है, M रेखा, तो देखो ये बहुत बार मिल रही है, एकदम पूरा देख रहे हो, इसलिए इसका मान होगा अनेक रूप से अपरिमित हल। समझ में आ रहा है। तो बच्चों अब इसे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले चेक करेंगे अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखो बच्चों यहां से कर लेते हैं। तो पहले देखो अगर यहाँ पे चूज करोगे तो A1 का वैल्यू देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, A1 का वैल्यू कितना होगा, देखो ये वाला पहला समीकरण है तो यह होता है A1। देखो तो A1 का वैल्यू 3 और B1 का वैल्यू बच्चों निकालोगे तो देखो क्या है माइनस का 5 है, लिख लो -5। और C1 का वैल्यू इसी प्रकार से कितना हो जाएगा बता दो, माइनस का 20। समझ में आ रहा है। और देखो A2 का मान निकालोगे तो यहां से निकलेगा, देखो A2 बराबर क्या होगा, ये 6 है ना, 6 हो जाएगा। और B2 निकालोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और C2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, 40। और यही मान हमें क्या करना है, इन सूत्रों में रख लेना है। तो कोई जरूरी नहीं, हम इसमें रखेंगे, बाद में देखेंगे कौन किसके बराबर है या कौन बराबर नहीं है। तो देखो A1 है तो A1 का मान रख लो। जैसे देखो यहाँ पे हम एक समझा रहे हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर हो जाएगा बच्चों C1 बटा C2। अब देखो A1 के जगह पे हमें A1 का मान रखना है, A1 का वैल्यू 3 है, 3 रख लो, बटा है बटा लिखो, कुछ भी अपने से नहीं करना है। और देखो यहाँ पे क्या है A2 है, और A2 का वैल्यू बच्चों 6 है, 6 रख लो, बराबर है बराबर रखो B1, और B1 का वैल्यू माइनस का 5 है, -5 रख लो। और B2 का जो वैल्यू है बच्चों वह माइनस का 10 है, माइनस का 10 रख लो, बराबर C1 का वैल्यू चेक करो कितना है। तो देखो C1 का वैल्यू जो है माइनस का 20 है, और C2 का जो वैल्यू है बच्चों वह क्या है, -40 है। इसको रख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत किसी को माइनस में। और देखो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 से 0 खत्म, 2 1 जा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो बच्चों यहाँ पे जो मान आया वह 1/2 1/2 1/2 आया। मतलब बच्चों इसका जो मान होगा यह अनेक रूप से अपरिमित हल होंगे। तो बस ये अगर बराबर हो गया तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे अनेक रूप से, यही वाला स्टेटमेंट लिखना है, अनेक रूप से अपरिमित हल, अपरिमित हल है। मतलब बच्चों इसका क्या होगा, तीसरे वाले का अनेक रूप से अपरिमित हल होगा। तो इस स्थिति में हमें हल नहीं करना है, हमें हल करना है केवल अद्वितीय की स्थिति में। समझ में आ रहा है। तो अगर इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
बच्चों चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा दिया हुआ है, देख लो थोड़ा फास्ट। ये हो गया x और माइनस है 3y माइनस 7 बराबर 0। और यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन, यह पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन बच्चों दिया हुआ है 3x माइनस 3y और माइनस का 15 दिया हुआ है, अब बराबर 0। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और इजी बनाने के लिए देखो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी, 3 से ये भी, तो 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे 3 ही 5 15 होगा ना, 3 से कटाएंगे तो, और बराबर क्या आ गया 0। बच्चों यहाँ पे ये गुणा के रूप में है, तो बराबर के इधर लेके जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और माइनस 5, इधर वाला ये पूरा बच गया, और ये वाला इधर जाएगा, तो 0 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और तुम लोग जानते हो कि 0 में किसी भी नंबर से भाग करने पर क्या होता है, 0 ही आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन कौन सा हुआ, सेकेंड। और बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि यह द्विघात समीकरण सॉरी ये जो है वह अद्वितीय हल है इसका, या कोई हल नहीं है, या अनेक रूप से अपरिमित हल है। तो वही फार्मूला लगाएंगे अभी जो बताए थे, a1 बटा में a2 इजकल टू b1 बटा b2 इजकल टू c1 बटा c2। यहां से करेंगे बच्चों, तो a1 का वैल्यू देखो यहां से निकाल लो, तो देखो क्या मिल जाएगा a1 का वैल्यू देखो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, x को छोड़ करके जो बचेगा वही a1 होगा। अब b1 का मान जो होगा वह y को छोड़ करके जितना सब बचेगा चिन्ह के साथ में वो b1 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कोई भी चीज नहीं है, इसके मतलब 1 है, जब कुछ नहीं रहेगा तो 1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, a1 का वैल्यू 1, और b1 का वैल्यू बच्चों अगर करेंगे तो देखो माइनस का 3 है, माइनस का 3, ये y को छोड़ देंगे, और c1 का वैल्यू अगर बच्चों करते हैं तो माइनस का कितना है बोलो, 7 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए यहाँ पे करेंगे बच्चों, अगर यहाँ से b1 का मान निकालते हैं a1 का मान, तो देखो कितना होगा, यहाँ से a1 का a2 का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो गया। और b1 का b2 का जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस है, मतलब माइनस का 1 है, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 रहेगा। और c2 का जब वैल्यू करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस फार्मूले पर रख के हमें क्या करना है, पहले चेक करना है इसका कौन सा हल है। तो यहाँ पे करेंगे बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू 1 है, 1 रख लो, और a2 का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 रखो। b1 का वैल्यू देखो कितना है बच्चों, माइनस का 3 है, माइनस 3 रख लो, और b2 का वैल्यू बच्चों देखो क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 रखो, बराबर यहाँ पे करो तो c1 का वैल्यू कितना है, -7 है, और बच्चों c2 का वैल्यू कितना है, -5 है। तो यहाँ से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 7/5 हो जाएगा। बच्चों हम लास्ट में बाद में चलेंगे, पहले देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या है, ये नॉट इजकल टू है, और नॉट इजकल टू है। इस स्थिति में बच्चों क्या होता है, इस स्थिति में यानी कि जब ये बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदित रेखा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये प्रतिच्छेदित रेखा है, और प्रतिच्छेदित रेखा है तो इसका केवल अद्वितीय हल है, मतलब एक हल होगा। तो लिख लो कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है बच्चों, तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से इसका सूत्र, इसका जो है आंसर निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो वज्र विधि आप लोगों को हम बताए थे, और नहीं जानते हो तो फिर से देख लो क्या होता है। देखो ये हमारा एक सर्किल हो गया, समझ में आ रहा है, ये एक सर्किल हो गया। यहां से देखेंगे आगे दूसरा क्या हो जाएगा। देखो यहां पे हम लिख लेते हैं ए, और फिर लिख लेते हैं बी, और यहां पे कर देते हैं सी। बच्चों हम कल फार्मूला आप लोगों को बताए थे, वो क्या था, बी से सी की तरफ पहले चलना है और एक्स लिख लेना है। तो देखो फार्मूला कैसे बनता है, एक्स हो गया, और यहां से चलेंगे तो बी सी, और फिर माइनस लिख लो, फिर बी सी लिखो, बराबर लिखो, वाई लिखो। अब देखो सी से ए की तरफ चलो, तो ये हो जाएगा सी ए, और फिर लिखोगे माइनस सी ए। समझ में आ रहा है। और 1 में अचर पद वाला 1 में फिर ए से कहाँ चलना है, तुम्हें बी की तरफ चलना है। तो ये हो जाएगा ए बी, माइनस क्या होगा बच्चों, ए बी होगा। समझ में आ रहा है इतनी बात। और देखो बच्चों एक और कोड हम आप लोगों को बताए थे, कितना, 12 और 21। तो ये याद रखना, 12 और कितना, 21। तो यह मान यहाँ पे रखना। देखो ये हो गया 12
और यहाँ पे हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा 12, फिर होगा 21, फिर होगा 12, फिर होगा 21। इस तरह से तुम्हारा फार्मूला क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और यह फार्मूला है वज्र गुणन विधि, इसे याद रखना। और बच्चों देखो यहाँ पे मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x, और x बटा में यहाँ पे करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा, b1 है और b1 का वैल्यू देखो कितना है, यहाँ पे -3 है तो -3 लिख लो, और गुणे, और देखो क्या है बच्चों, C2 है और C2 वैल्यू देखो इधर क्या है, -5 है, -5 लिख लेना है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख लो, B2 रखना है फिर, और B2 का वैल्यू बच्चों देखो कितना है, यहाँ पे माइनस का 1 है, -1 रख लो, और गुणे यहाँ पे देखो C1 है और C1 का वैल्यू बच्चों कितना है, -7 है, -7 रख लो। समझ में आया। आगे देखो यह y है, y रखो, बटा रख लो C1, और C1 का वैल्यू बच्चों -7 है, यहाँ पे रख लो -7, और गुणा कर लो A2, और A2 का जो वैल्यू है बच्चों वह देखो कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 रख लो, माइनस है, माइनस रखो, C2, और देखो बच्चों बोर्ड पर देखो C2 का वैल्यू -5 है, -5 रख लो, और गुणा करो, फिर देखो कितना है, A1 है, और A1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 है, माइनस नहीं है, 1 है सिर्फ A1 का वैल्यू, और बराबर 1 बटा में, अब देखो बच्चों A1 का वैल्यू 1 है, 1 रखो, गुणे B2, और B2 का वैल्यू बच्चों कितना है, -1 है, -1 रख लो, और माइनस ये फार्मूले का है, A2 रखना है, और A2 का वैल्यू 1 है, 1 रख लो, और फिर B1 रखना है, और B1 का वैल्यू माइनस का कितना है, 3 है। समझ में आ रहा है। और बच्चों इसे हम क्या कर लेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे, और जो आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखो कैसे, यह हो गया x, और बटा में x बटा में अगर इसको करते हैं बच्चों तो यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, और 5 3 कितना होगा, 15, फिर ये माइनस, तो देखो ये माइनस और माइनस प्लस, और ये माइनस रह गया, और यहाँ पे 7 का में 7 होगा, बोलो, और यहाँ पे करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा y बटा में 7 में 1 से करेंगे तो 7 होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस में गुणा होगा, क्या होगा, प्लस, और 5 एका में 5 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे करोगे बच्चों तो 1 बटा 1 में 1 से गुणा होगा 1, लेकिन माइनस है, माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, देखो x 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, बराबर y, और बटा में 7 में से 5 घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा 2। समझ में आ रहा है। और बच्चों यहाँ पे करेंगे इक्वल टू है, देखो 1 है, 1 रख लो, 3 में से 1 को घटा दोगे बच्चों, क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखो अब हमें x y का वैल्यू निकालना है, तो इसको कर देते हैं रफ, इधर वाले को रफ कर दे। नोट करना है तो नोट कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट। तो बच्चों इसे कर देते हैं रफ, और रफ करके एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से तो इसको करेंगे, देखो क्या हो जाएगा। अगर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है तो याद रखो हमें क्या करना होगा, एक्स का अगर वैल्यू हमें निकालना है तो हम लोग इस एक्स वाले को और ये अचर वाले को लेंगे। एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो, अगर वाई का वैल्यू निकालना है तो हम इसको लेंगे और इस अचर को लेंगे। इस बात को याद रखना, हर स्थिति में यही करेंगे। तो x का वैल्यू निकालना है तो ये लिखेंगे x बटा 8 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा कितना 2, और तिर्यक गुणा करेंगे, बात नहीं, तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो 2 से या कटा भी सकते हो, 2 से इसको कटाओगे 4 बार में, तो ये हो गया x बटा में 4 बराबर 1 बटा में 1 आएगा ना। और तिर्यक गुणा करो तो x में x से गुणा करोगे तो ये x हो जाएगा, 4 में x से करोगे तो क्या हो जाएगा 4। इस तरह से ये क्या होगा, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। और y का वैल्यू करना है बच्चों, तो तुम लोग क्या करोगे, देखो y ये वाला मान y वाला, तो y और बटा में -2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक है। और इसको करेंगे बच्चों तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये हो गया y बटा में -1 इक्वल टू 1 बटा में 1। और इसको अगर तिर्यक गुणा कराएंगे तो इसमें कराएंगे तो ये 1 हो जाए, y हो जाएगा, और इसमें इससे कराएंगे तो 1 होगा, लेकिन माइनस का 1। इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू। आया आंसर? आंसर आया है? चलिए, आंसर देखने से कॉन्फिडेंस ही मिलती है, तो आंसर देख लिया करिए। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
चलिए बच्चों अब कर लेते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन। इसे कर देते हैं अब दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें दूसरा जो है और दूसरे में है पहला नंबर, दूसरे में भी ऑप्शन दिया हुआ है, यह दूसरा नंबर है और दूसरे का पहला जो ऑप्शन है बच्चों इसको देख लेते हैं। और ऐसा ही वर्ड प्रॉब्लम जो है एग्जाम में आता है, इसे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए, यानी कि ए और बी का कोई मान बताना है और उस किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और बच्चों कह रहा है कि ये बताना है हमें कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा, कि जो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 7, ये जो समीकरण दिया है इसका हल, यानी कि समीकरण 1 हो गया। और दूसरा जो दिया, या इसे और भी चाहे तो हल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x + 3y, ये प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा -7, इधर क्या बच जाएगा 0, क्योंकि इधर आ गया। और ये समीकरण कर सकते हैं फर्स्ट। और इस तरह से दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है बच्चों, वह समीकरण है a - bx और फिर दिया हुआ है प्लस a + by = यह जो है 3a + b माइनस हो जाएगा बच्चों 2, माइनस है 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस पद को पूरा इधर लेके आएंगे और यही वाला हमारा c पद है, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a - b और फिर हो जाएगा x + a + b और y, और ये माइनस में हो जाएगा 3a + b और -2 बराबर क्या बचेगा 0। इस तरह से दूसरा समीकरण। और बच्चों यहीं से हमें क्या करना है, a और b का मान निकालना है कि इसके जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसके लिए जो फार्मूला होता है वह होता है a1 बटा में a2 = b1 बटा में b2 = c1 बटा में c2। ये होता है अनेक रूप से अपरिमित हल का फॉर्मूला। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, ये मान को रखेंगे और यहीं से ए बी का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो कैसे रखते हैं, यहाँ पे देखो यह होता है a1 का वैल्यू, तो यह हो गया a1 और a1 का वैल्यू 2 है बटा a2 का वैल्यू, देखो x को छोड़ के इतना है, इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a - b बराबर, यहाँ पे देखो b1 है और b1 का वैल्यू क्या है 3 है, और बटा में b2 का जो वैल्यू है बच्चों y को छोड़ के ये वाला मान, तो ये हो जाएगा a + b, है ना, = यहाँ पे करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा -7, c का वैल्यू है c1 का और c2 का वैल्यू इतना है, और ये सब किस में है माइनस में है, तो इसको माइनस में जैसे वैसे ही लिख लेना है, b और माइनस कितना है 2। समझ में आया बच्चों इतना। और देखिए अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना। और देखो अब हमें ए बी का मान निकालना है, तो इसके लिए हमें समीकरण बनाना होगा, एक करना होगा इसको और इसको भी ले सकते हैं एक बार, और इन दोनों को भी लेकर के एक बार हम समीकरण बना सकते हैं। तो यहां से करेंगे तो देखो हम इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बटा में a - b बराबर हो जाएगा 3 और बटा में a + b। तो यहां से हम इन दोनों को एक साथ लेकर के हल कर रहे हैं पहले, है ना। तो यहां से करेंगे, देखो बच्चों तिर्यक अगर गुणा करते हैं तो इसमें इससे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2ab होगा, ये हो जाएगा, देखो इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और फिर प्लस है, प्लस लिख लो, फिर हो जाएगा 2b होगा, और इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3a - 3b होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पद को इधर लेके चले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2a और प्लस 2b और -3a, और ये इधर आएगा तो प्लस 3b, तो बताओ इधर क्या बच गया 0 बचेगा। और बच्चों यहां से करेंगे तो 3a में से 2a माइनस कर देंगे तो 1a बचेगा, मार्कर भी नहीं चल रहा, यहाँ पे क्या बचेगा 1a बचेगा। और बच्चों यहां से करेंगे तो देखो ये बड़ा है तो इसका चिन्ह रखेंगे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। और बच्चों यहां से करेंगे तो 3b और 2b प्लस का कितना हो जाएगा
5b बराबर कितना आएगा बच्चों, 0 हो जाएगा ना। और यहां से हमारा ये समीकरण बन गया। अब पहला हो गया, दूसरा तो इसको कर लेते हैं, तीसरा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहां से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो 3 बटा में ये वाला 3 बटा में a प्लस b बराबर हो जाएगा बच्चों 7 बटा में ये वाला मान 3a प्लस b माइनस 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से करेंगे तो देखो तिर्यक गुणा करते हैं, तो 7 में a से गुणा करोगे तो 7a होगा, 7 में b से करोगे तो कितना हो जाएगा 7b बराबर 3 में इससे तो तितिरी के 9a हो जाएगा, और 3 में इससे करेंगे तो प्लस 3b हो जाएगा, और इसमें कर देंगे बच्चों तो माइनस 3 दूनी के 6 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अंक वाले को उधर छोड़ दो और जितने यहाँ पे a b दिख रहे हैं इनको इधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या बच गया -6 बचा। अब यहां पे करेंगे बच्चों देखो तो 9a में से 7a निकाल देंगे, क्योंकि -1 प्लस है, जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो क्या होता है प्लस होता है। तो 9 में से 7 घटा दोगे तो क्या बचेगा 2a बचेगा, लेकिन यह बड़ा है 7 से तो इसके आगे माइनस लिख देंगे, और 7b में से 3b घटा देंगे तो प्लस का कितना बच जाएगा 4b बचेगा, अब बराबर क्या आएगा -6 आएगा। बोलो यहां से करते हैं बच्चों, देखो 2 2 कॉमन है दोनों में, है ना दोनों में कॉमन, तो 2 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का a अब प्लस का हो जाएगा 2b, अब बराबर हो जाएगा -6 हो जाएगा ना, और 2 से इसको कटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों हो जाएगा -a प्लस 2b इक्वल टू -3। इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा चौथा। समझ में आ रहा है। और बच्चों इसको अगर हम हल करेंगे तो इसको हम कर देते हैं रफ, नोट करना है तो नोट कर सकते हो, या स्क्रीन या नहीं तो देख लो यहाँ पे, इसमें देख लो कैसे हल होगा, इसके आगे देख लो कैसे हल होगा। इसको अगर करेंगे बच्चों तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों अगर समान चिन्ह दिखे तो हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो 1 माइनस 2 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, एक वाला है -a प्लस कितना है बच्चों 5b बराबर कितना है 0 है, और सॉरी 1 नहीं, तीसरा और चौथा। देखिए यहाँ पे तीसरा कर लो और इसे क्या कर लो चौथा, और देखो यह हो गया चौथा तुम्हारा समीकरण है -a और प्लस में 2b और बराबर में कितना है बच्चों -3, और चिन्ह बदल लेना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, क्योंकि जब घटाते हैं तो चिन्ह विपरीत रख देते हैं। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 5b में से 2b घट जाएगा तो कितना आएगा 3b बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 3 आया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, तो b बराबर कितना आया 1 आया। इस तरह से हमारा b का आंसर आ गया। और अब a का मान निकालना है तो यह मान समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो, तुम्हें a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 में पुट करने पर, पुट कर लो, तो पुट करोगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -a बराबर हो जाए -a और प्लस में है 5b, तो 5 गुणे और b का वैल्यू है 1 बराबर में है 0, तो -a बराबर हो जाएगा 5 का में 5, और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस का 5 होगा बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5। इस तरह से एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा। इस तरह से ये पूरा क्या हुआ, प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो बच्चों अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए।